हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अर्थ पाठशाला। आज हम देखेंगे जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के बच्चे हैं उनका जो पहला प्रश्न पत्र होता है वो है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। ये पेपर आपका 50 नंबर का होता है। तो चलिए इसके आज हम देखेंगे जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला है आपका, शिक्षक की बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है। तो शिक्षक को यहाँ पे शिक्षक को बालक को समझने के लिए सभी अवस्थाओं का ज्ञान होना ही बाल मनोविज्ञान है। रुचि का शैक्षिक महत्व लिखिए। शिक्षण विधि, सहायक सामग्री विषय वस्तु को रुचिकर, सरल, स्पष्ट, बोधगम्य बनाने में मदद करती है। व्यक्तित्व विकास में शिक्षा किस प्रकार प्रभावी है। तो मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक सभी प्रकार से ये क्या है, व्यक्तित्व विकास में शिक्षा प्रभावी है। अगला प्रश्न है आपका, बुद्धि की कोई एक परिभाषा बताइए। बुद्धि क्या है। तो रॉबिन्सन के अनुसार बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से होता है जो व्यक्ति को सूझबूझ द्वारा समस्या का समाधान करने का क्षमता या परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता है। यहाँ नए परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता, अमूर्तज्ञ के रूप से सोचने की क्षमता तथा अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता को दिखलाता है। अगला प्रश्न है आपका, शैशवावस्था की प्रमुख दो विशेषताएं लिखिए। शैशवावस्था में क्या होता है, बालक की शारीरिक विकास में तीव्रता होती है और बालक को जो दोहराने की प्रवृत्ति होती है। अगला प्रश्न है आपका, अधिगमांतरण क्या होता है। वह ज्ञान जो सीखा हुआ दूसरे स्थिति में सीखे हुए ज्ञान को सकारात्मक प्रभावित करता है, अधिगमांतरण कहलाता है। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों पे प्राप्त करता है क्या कहलाता है, वो व्यक्तिगत अभिप्रेरक कहलाता है। वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है वो क्या कहलाता है, प्रेरणा। अगला प्रश्न है आपका, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है। तो बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष मानी जाती है। शिक्षाविदों ने इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहा है। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की किन दो प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। तो पहला संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व ज्ञान विषय वस्तु शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि किसे प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं। तो ये जितने भी कारक हैं ये तो हमारे अभिगम यानी कि सीखने को प्रभावित करते हैं। पालक द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती है, फिर भोजन दिया जाता है। यह प्रक्रिया में कई बार होने पर अंत में क्या पाया जाता है। अंत में पाया जाता है पालक के प्रयोग के संदर्भ में कि ये उसका अनुकरण होना पाया गया। यहाँ वो बार बार क्या कर रही है, अनुकरण कर रही है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र, तो वार्षिक आय अपन वास्तविक आय इंटू 100 यानी कि MA अपॉन CA क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक, ये हो गया आपका बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में हमेशा आता है इसे। ठीक है, CAP का निर्माण किसने किया था। CAP का निर्माण लियोपोल्ड बिलैक ने 1948 में किया था। सीखने से संबंधित प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो थॉर्नडाइक ने कहा था। सीखने से संबंधित अवर्गीकृत अनग्रुप डाटा प्रदत्त के अंतर्गत विषम संख्या होने पर माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो m बराबर n+1 अपान 2। ठीक है, ये जब आप निकालेंगे ना अवर्गीकृत मतलब कि अनग्रुप डाटा का जब आप निकालते हैं तो जब विषम होगी तो ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, विषम संख्या, और जब सम होती है तो n/2 फिर यहाँ प्लस ब्रैकेट में n+1 इसके पर 2, यहाँ वो संख्या का पद, यहाँ इतना पद, यहाँ इतना पद बटे 2 ओवरऑल इतना लगता है। ठीक है, सम संख्या में वैसे सम बहुत रेयर ही आता है, ये पूछता भी नहीं है, वो आपका विषम संख्या का ही ये प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो चलिए अगला हम देखते हैं, व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों या समाज के अन्य लोगों की
प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है वो क्या कहलाता है? वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहलाता है। व्यक्तित्व जो आपका होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, 3 प्रकार के हो गए, ठीक है। नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है? तो ये अच्छे व्यक्तित्व का प्रमुख लक्षण है। अगला प्रश्न है आपका, सीखने के वक्र में सीखने में उन्नति होना किस रूप में प्रदर्शित की जाती है? तो सीखने के वक्र में सीखने की उन्नति होना यानी कि वक्र के बढ़ते क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। बालक की वृद्धि कब रुक जाती है? बालक की वृद्धि के विषय में समस्त विद्वान एक मत है, परंतु इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि बालक की वृद्धि 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर स्थिरता प्राप्त करके रुक जाती है। अगला प्रश्न है आपका, टीएपी का संबंध किससे है? तो टीएपी का संबंध आपका व्यक्तित्व परीक्षण से है। ये इंपॉर्टेंट आपका पूछता भी है, ठीक है। इसका विषय आत्मबोध परीक्षण, इसका फुल फॉर्म होता है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये पिछले बार जरूर पूछा था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। जिसका प्रतिपादन किसने किया था? मरे एंड मॉर्गन ने किया था। इस विधि का मुख्य कार्य क्या है? अनुभव को संजो कर रखना तथा समय आने पर याद दिलाना, ये इस विधि का मुख्य कार्य है। इस सक्रिय विस्मृति से क्या आशय है? सक्रिय विस्मृति का कारण व्यक्ति है, वह स्वयं की बात किसी को भूलने का प्रयास करके उसे भुला देता है। फ्रॉयड के अनुसार हम विस्मृति की क्रिया के द्वारा अपने खुद अनुभव को स्मृति से निकाल सकते हैं। सृजनात्मकता से क्या आशय है? सृजनात्मकता का अर्थ मौलिकता से लिया गया है। मौलिकता मुक्त साहचर्य है। सृजनात्मकता में साहचर्य के तत्वों का मिश्रण रखता है। उस कार्य को सृजनात्मक कार्य कहते हैं जिससे कार्य का परिणाम नवीन होता है। व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखी। व्यक्तित्व, ये सब मैंने आपको अपने ही YouTube चैनल पे अपलोड किया है। क्लास पूरा हैंड रिटेन नोट्स है, तो आप वहां से जाके पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इससे एक ना एक प्रश्न जरूर से आता है, ठीक है। तो मन के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा एक व्यक्ति के ढांचे, व्यवहार के स्वरूपों, रुचियों, अभिवृत्तियों, संघटकों, योजनाओं तथा अभिरुचियों के सबसे अधिक लाक्षणिक संकलन के रूप में की जाती है। रोसा का शाही धब्बा परीक्षण है, वो रोसा का है, हर्मन रोसा का। तो वही परीक्षण यहाँ पे पूछा है कि रोसा परीक्षण विधि का किस मनोवैज्ञानिक ने आरंभ किया था? तो हर्मन रोसा के ही नाम पर रोसा परीक्षण पड़ा था। इसका आरंभ 1960 ईस्वी में किया गया था। मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है? जब पृथक प्राप्तांकों के योग से प्रतिनिधित्व प्राप्तांक प्राप्त करने हो तब मध्यमान का प्रयोग किया जाता है। मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखिए। कॉर्नर के अनुसार मध्यांक समांक श्रेणी का वह चर मूल्य है जो समूह को दो बराबर भागों में इस प्रकार बांटता है कि एक भाग में सभी मूल्य मध्यांक से अधिक और दूसरे भाग में सबसे अधिक छोटे होते हैं। जन्म के समय शिशु के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? तो उस समय 3 संवेग पाए जाते हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो थॉर्नडाइक ने किया था। अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व उस व्यक्तित्व को कहते हैं जो आत्मचिंतन अधिक करता है, दार्शनिक प्रवृत्ति का होता है तथा समसामाजिक होता है। अगला प्रश्न है आपका, सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 90 से 109 तक होती है। चलिए मैं इससे आपका एक प्रश्न बना दूंगी कि जड़ बुद्धि, सामान्य बुद्धि और श्रेष्ठ बुद्धि वो कितने से कितने तक का होता है। एक प्रश्न क्योंकि यहाँ से भी जरूर आता है, ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो मरे एंड मॉर्गन ने किया था। हमने पीछे पढ़ा था ना, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। और फिर हमने एक और पढ़ा था, कौन सा? रोसा का शाही धब्बा परीक्षण। ये किसने दिया था? फिर इसको दिया था हर्मन रोसा ने। इसको हर्मन रोसा ने दिया था। अगला प्रश्न है आपका, अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है? अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है में सीखने वाले की आंतरिक शक्तियां या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं।
हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है? हल का मत है कि सीखने की प्रक्रिया का आधार आत्म संशोधन है। सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए बुद्धवर्त के शब्दों में। नवीन ज्ञान व प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। बच्चों के भाषा विकास में अवरोधन के दो कारण लिखिए। ध्वनि दोष के कारण भाषा विकास में अवरोधन हो जाता है। दूसरा, बोलने के अंगों में दोष होने के कारण भी भाषा विकास में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। अगला है आपका बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है? तो जन्म से 5 वर्ष होती है। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है? तो 3 नियम की चर्चा की है। प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? तो वह प्रतिष्ठा। सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता क्या कहलाती है? तो उसे हम विस्मृति कहते हैं। किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है? तो उसे बहुलांक कहते हैं। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना क्या कहलाता है? कल्पना कहलाता है। बालक के केंद्रक में सामान्यतया कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46। तो हमारा अगला प्रश्न है अधिगम स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। सीखने के स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए या अधिगम स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। ये आपका 2019, 2018 और जो 2023 तीनों साल ये प्रश्न आपका पूछा है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होने वाला है। तो सीखने के स्थानांतरण से आशय है कि किसी विषय के सीखने से उपलब्ध ज्ञान अथवा किसी कार्य का अभ्यास कार्य करने से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। ठीक है, जैसे सीखने के अधिगम स्थानांतरण का मतलब क्या है कि हम जो भी चीज़ सीख रहे हैं, जैसे अगर हम आज कोई चीज़ सीख रहे हैं तो ये हमें बाद में हमारे फ्यूचर में ये हमें जब भी कभी काम आएगी तो वो हो जाता है हमारा अधिगम स्थानांतरण। यानी कि हमें पहले की सीखी हुई चीज़ हमें बाद में अब काम आ रही है, यानी कि दूसरी परिस्थिति में हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है, वो क्या कहलाता है? उसे परिपक्वता कहते हैं। अगला प्रश्न है वैयक्तिक एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में मुख्य अंतर क्या है? वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत रूप से प्रशासित किए जाते हैं, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण समूह में प्रशासित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका पावलोव ने सीखने से संबंध अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? तो पावलोव ने अपना जो सिद्धांत का इसका जो प्रयोग किया था वो कुत्ते के ऊपर किया था। अगला प्रश्न है आपका जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह जल्दी से चीज़ों को सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? तो ये आपका है तत्परता का नियम। अगला प्रश्न है शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तिगत गुणों में एक व्यक्ति का दूसरे से भिन्न होना क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका व्यक्तिगत भिन्नता। अगला प्रश्न है आपका वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है, वो क्या कहलाता है? वो योग्यता सृजनात्मकता है। बालक के विकास में जो परिवर्तन होता है उसका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, स्पष्ट कीजिए। तो बालक के विकास का प्रभाव न केवल उसके शरीर में होने वाले परिवर्तनों पर पड़ता है बल्कि उसके हार्मोनों में भी परिवर्तन आता है जिसका प्रभाव उसके मन पर भी पड़ता है। इससे न केवल वह शारीरिक रूप से परिवर्तित तथा विकसित होता है बल्कि मानसिक रूप से भी परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न है आपका बालक विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व बताइए। बालक विकास के सिद्धांत हमें ये बताते हैं कि विभिन्न अवस्थाओं में बालक का विकास एक समान नहीं होता। अवस्था सिद्धांत बालक के विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर उसके विकास की व्याख्या करते हैं, जबकि प्रक्रिया सिद्धांत यह बताते हैं कि बालक के विकास की प्रक्रियाओं के आधार पर बांटकर भी उसके विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है।
आपका अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। 2019 और 2023 में ये प्रश्न आया था। तो शैशवावस्था में बालक को दी जाने वाली शिक्षा उसके भविष्य के विकास की नींव का कार्य करती है। इस समय उसे भाषा, आचार विचार, नैतिकता, आदत, निर्माण की शिक्षा दी जानी चाहिए। बाल्यावस्था में मानसिक विकास की 2 विशेषताएं लिखिए। पहला, बाल्यावस्था में बालक की ज्ञानेंद्रियां प्रौढ़ होने लगती हैं और बाल्यावस्था में बालक संवेदनाओं से प्रत्यक्ष ज्ञान की ओर बढ़ने लगता है। अगला प्रश्न है आपका, बालक के विकास में संचार के माध्यम के 2 लाभ बताइए। पहला, बालक के ज्ञान का विकास होता है। दूसरा, बालक का सामाजिक वातावरण बढ़ता है। अगला प्रश्न है आपका, बाल विकास में अधिगम के सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि बताइए। अधिगम के सम्मेलन तथा विचार गोष्ठी विधि एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है। इसके माध्यम से छात्रों का अधिगम अच्छा हो सकता है। इस विधि में कुछ विद्वान मिलकर सम्मेलन या विचार विमर्श द्वारा समस्या का समाधान ढूंढते हैं। बुद्धि लब्धि का सूत्र ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपका हर बार आता है। बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है ये हमेशा लगभग पूछा है इस प्रश्न को, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है IQ बराबर MA, मेंटल एज अपान CA, क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। अगला प्रश्न है आपका, बालक में विस्मृति कम करने की कोई 2 उपाय बताइए। ये आपका महत्वपूर्ण 2019 और 2023 में पूछा है। तो चलिए देखते हैं। किसी वस्तु को स्मरण करने से पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। स्मरण के पश्चात विश्राम करना चाहिए। प्रतिद्वंदिता से आप क्या समझते हैं? जब कोई व्यक्ति विभिन्न समूहों या व्यक्तियों से अधिक श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए प्रयास करता है तो उसे प्रतिद्वंदिता यानी कि कंपटीशन कहते हैं। जैसे आप लोग भी क्या करते होंगे, अपने फ्रेंड लोग से कंपटीशन करते होंगे कि इनका हमसे ज़्यादा नंबर ना आने पाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक व्यक्ति किसी ग्रुप में या समूह में उससे अधिक श्रेष्ठता अपनी स्थापित करने की कोशिश करता है या प्रयास करता है, तो उसे हम प्रतिद्वंदिता कहते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने में पठार के 2 प्रमुख कारण एवं उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। सीखने में पठार के कारण, पहला प्रेरणा का अभाव, दूसरा अभ्यास का अभाव। पठार को दूर करने के उपाय, पहला विभिन्न साधनों से अभिप्रेरणा देना, दूसरा शारीरिक एवं मानसिक थकान को दूर करने के लिए उपाय करना, तीसरा आदतों को सुधारने का प्रयास करना। तो आपका अगला प्रश्न है, शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है? 2 कारण बताइए। शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, जैसे बाल मनोविज्ञान शिक्षक को सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करता है। दूसरा, बाल मनोविज्ञान की सहायता से बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इससे शिक्षक रुचि, क्रिया व खेल के सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण पद्धति का उपयोग करता है। तीसरा, बाल मनोविज्ञान कक्षा में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है आपका, शैशवावस्था की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक, तो सर्वांगीण विकास की दृष्टि से शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं अधोलिखित हैं। पहला, शारीरिक विकास की तीव्रता। आपके जब पेपर में, ये 2022 में आया है, आपके जब पेपर में आएगा तो आप सबसे पहले ऊपर ऐसे अच्छे से लिखिएगा, फिर पहली हेडिंग डालिएगा शारीरिक विकास की तीव्रता, फिर उसके आगे आप ब्लू पेन से लिखिएगा। ठीक, बालक के जीवन के प्रथम 3 वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। लंबाई तथा भार में वृद्धि होती है। शरीर के अन्य अंगों व मांसपेशियों का भी विकास तीव्र गति से होता है। दूसरा है आपका अपरिपक्वता। वह अवस्था, इस अवस्था में शिशु शारीरिक तथा बौद्धिक रूप से अपरिपक्व होता है। स्वाभाविक रूप से वह धीरे धीरे पालन पोषण द्वारा परिपक्व होता है। किशोरावस्था का क्या तात्पर्य है? ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन के अनुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है तथा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त हो जाता है। समायोजन क्या है?
गेट्स व अन्य के शब्दों में समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और वातावरण के बीच संतुलन संबंध रखने के लिए संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक विकास क्या है? सामाजिक विकास का तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक वातावरण के साथ समायोजन करता है, सामाजिक नियमों के अनुरूप अपनी इच्छाओं एवं आवश्यकताओं पर नियंत्रण करता है, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का अनुभव करता है तथा लोगों के प्रति अच्छे सामाजिक संबंध स्थापित करता है। अगला प्रश्न है, आवाज़ में भारीपन किस अवस्था में आता है? तो आपकी किशोरावस्था में क्या होता है? आवाज़ में भारीपन हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, कल्पना से आप क्या समझते हैं? तो कल्पना मनुष्य के नवीन आविष्कार, साहित्य सृजन, नवनिर्माण आदि की देन है। कल्पना एक मानसिक क्रिया है जिसमें गत अनुभवों को या उन वस्तुओं को जो सामने उपस्थित नहीं होता है उसे नवीन रूप से संगठित करके या सजाकर पुनः स्मरण किया जाता है। कल्पना में स्मृति का भी प्रभाव परिलक्षित होता है। कल्पना संवेदन, प्रत्यक्षीकरण एवं स्मृति पर आधारित होते हुए भी एक स्वतंत्र क्रिया है। रुचि के भेद बताइए। रुचि दो प्रकार की होती है, जन्मजात रुचि और अर्जित रुचि। अमूर्त बुद्धि से आप क्या समझते हैं? अमूर्त बुद्धि ज्ञानोपार्जन के लिए प्रतिरुचि, रुझान, पढ़ने लिखने से संबंधित पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने में, शब्दों तथा प्रतीकों के रूप में उपस्थित समस्याओं को हल करने में प्रकट होती है, जैसे गणित के सूत्रों को हल करने में, दर्शन एवं तर्कशास्त्र के विषयों को समझने में, साहित्यिक रचनाओं की सौंदर्यानुभूति में यही बुद्धि कार्य करती है। शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है? दो कारण बताइए। शारीरिक विकास मानव जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। माता पिता एवं गुरुजन के लिए विभिन्न आयु में होने वाले परिवर्तनों एवं उनको प्रभावित करने वाले कारकों का ज्ञान होना आवश्यक है। व्यक्ति की शारीरिक रचना उसके संपूर्ण व्यवहार को प्रभावित करती है, अतएव व्यवहार के परिशोधन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। बालक के शारीरिक विकास का भावी जीवन और शिक्षा प्रक्रिया से गहरा संबंध है, अतः शारीरिक विकास पर जन्म से ही ध्यान देना चाहिए या ध्यान देना आवश्यक है। बाल्यावस्था की दो विशेषताएं बताइए। तो आप किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था, इससे प्रश्न जरूर पूछता है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इससे 2 नंबर में प्रश्न जरूर आता है और 1 नंबर में तो आता ही आता है। बाल्यावस्था की दो विशेषताएं बताइए। सर्वांगीण विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता। दूसरा, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। अगला देखते हैं हम, बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जीन पियाजे ने किया था। व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक तथा व्यक्तिगत समायोजन स्थापित करने में समर्थ होता है, क्या कहलाता है? समायोजन। आप किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल ले रहे हैं या उसी की तरह अपने आप को मैनेज कर ले रहे हैं, इस परिस्थिति में हम इस तरह से रह लेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कि आप उस परिस्थिति में समायोजित कर लिए अपने आप को, यानी कि समायोजन कर लिए। बालकों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं? पहला, भाषा ज्ञान का विकास करके। दूसरा, कहानियाँ या कथाएं सुनाकर। थार्नडाइक ने कितने मुख्य नियम बताए हैं? तो थार्नडाइक ने मुख्यतः 3 नियम बताए हैं, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। अधिगम की 2 प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी है? पहला, करके सीखना, दूसरा, अनुकरण द्वारा सीखना। रुचि एवं ध्यान में संबंध बताइए। रुचि तथा ध्यान एक सिक्के के 2 पहलू हैं, ठीक? एक के अभाव में दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी कार्य को हम ध्यानपूर्वक तभी कर सकते हैं जब उस कार्य में हमारी रुचि होगी। अगला प्रश्न है आपका, व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है?
तो व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियाँ वस्तुनिष्ठ विधि, आत्मनिष्ठ विधि एंड प्रक्षेपण विधि। व्यक्तित्व, ये जो टॉपिक है आपका व्यक्तित्व, इसको मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया है और अपलोड भी किया है यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से जाके पूरा पढ़ लीजिएगा डिटेल में। वहाँ पे जितने भी हैं आत्मनिष्ठ, प्रक्षेपण विधि, ये सब। स्मृति या स्मरण क्या है? सामान्य तौर पर स्मृति का अर्थ याद रखना। उडवर्थ के अनुसार जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसको याद रखना ही स्मृति है। अगला प्रश्न है आपका, वृद्धि एवं विकास से संबंधित किन्हीं दो कारकों के नाम बताइए। पहला, बालक का भोजन, दूसरा लैंगिक अंतर। चिंतन क्या है? चिंतन, ये 2019 में आपका प्रश्न आया है। चिंतन से आशय, चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इसका आधार प्रत्यक्षीकरण और स्मृति होता है। यह प्रक्रिया किसी समस्या में उपस्थित हो जाने के कारण प्रारंभ होती है और उसके अंत तक चलती है। आमतौर पर चिंतन को सीखना कहते हैं। चिंतन व्यक्ति का प्रतीकात्मक व्यवहार है। चिंतन के विकास हेतु बच्चों में करके सीखने की क्रिया जागृत करना अत्यंत आवश्यक है। गिलफोर्ड के अनुसार चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है। यह सभी प्रतिस्थापन से संबंधित है। कल्पना क्या है? तो मैकडूगल के अनुसार कल्पना दूरस्थ वस्तुओं से संबंध का चिंतन है। जैसे जैसे बालक में भाषा का ज्ञान होता है, कल्पना शक्ति बढ़ती जाती है। तर्क क्या है? तर्क से आशय है, तर्क एक ऐसा उत्पादक चिंतन है जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले अनुभव को नए ढंग से संगठित किया जाता है। वुडवर्थ के अनुसार मन के उद्देश्य एवं लक्ष्यों को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना ही तर्क है। बालक जैसे जैसे बढ़ता है उसमें तर्क और चिंतन करने की क्षमता आ जाती है। तर्क के द्वारा बालक अपनी बात को सही सिद्ध करने का प्रयास करता है। व्यक्ति में चिंतन करने से तर्क की क्षमता बढ़ती है। चिंतन प्रथम सोपान है, उससे जुड़ा तर्क दूसरा सोपान है। 11 से 12 वर्ष की आयु में तर्क की क्षमता आ जाती है। अगला प्रश्न है आपका, वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। ये परिभाषा किसकी है? तो एनॉस टॉसी की। ये किसकी है? परिभाषा किसकी है? एनॉस टॉसी की। बालक विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव निम्नलिखित रूप से पड़ता है। पहला, बालकों में माता पिता की विशेषताएं हस्तांतरित होती हैं। दूसरा, बालकों की मूल शक्तियों का प्रमुख कारण उसका वंशानुक्रम है। बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। पहला, बुद्धि का प्रभाव। दूसरा, व्यक्ति पर। बुद्धि का प्रभाव, इसमें क्या होगा? बच्चों को उत्तम वातावरण में रखने से उसकी बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। व्यक्तित्व पर, अच्छे वातावरण पर व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव पड़ता है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? किशोरावस्था में आत्मसम्मान की भावना, काम भावना की परिपक्वता, धार्मिक भाव का उदय और अपराध प्रवृत्ति होती है। पेस्टोलॉजी के अनुसार परिवार की परिभाषा दीजिए। घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक की प्रथम पाठशाला है। ये पेस्टोलॉजी के अनुसार परिवार की परिभाषा है। अगला प्रश्न है आपका, व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों का नाम बताइए। पहला, वंशानुक्रम। दूसरा, वातावरण। तीसरा, संवेगिक तनाव। चौथा, समाजीकरण। पांचवा, शारीरिक तत्व। अगला प्रश्न है आपका, रुचि की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। रुचि ज्ञान पर आधारित होती है। दूसरा, रुचि एवं ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। यह अंग्रेजी के शब्द मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है। अभिप्रेरणा से क्रियाशीलता व्यक्त होती है। अभिप्रेरणा अधिगम यानी सीखना का सहायक अंग है। जॉनसन के अनुसार अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो मानव व्यवहार को उचित मार्ग पर ले जाती है। बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है? आधुनिक समय में प्रारंभिक शिक्षा बाल केंद्रित है। इसमें बालक को प्रमुख केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है। इसलिए बालक के मनोविज्ञान को जानना आवश्यक समझा जाता है, जिससे बाल केंद्रित
हित शिक्षा का व्यवस्था सफलतापूर्वक किया जा सके। अगला प्रश्न आपका, किस विधि के द्वारा मनोवैज्ञानिक कारक से उसके अभिभावक अथवा अध्यापक से साक्षात्कार है? ये साक्षात्कार विधि द्वारा होता है। अगला प्रश्न है आपका, वंशानुक्रम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आनुवंशिक लक्षणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही वंशानुक्रम कहलाता है। रुथ बेंटिक के अनुसार वंशानुक्रम माता पिता से संतान के प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो बाल विकास की आपकी 3 अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? बाल मनोविज्ञान में बालकों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास के कौन कौन से पक्ष हैं? शारीरिक, मानसिक, भाषा विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। अगला प्रश्न है आपका, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? वंशानुक्रम, वातावरण, पौष्टिक भोजन, अभ्यास और खेलकूद, निद्रा और विश्राम। प्रमुख रूप से संवेगी कितने प्रकार के होते हैं? संवेग जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, क्रोध, भय और प्रेम। अगला प्रश्न है आपका, बाल विकास की प्रमुख अवस्थाओं की आयु सीमा क्या है? शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष यानी कि जन्म से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 10 वर्ष तक, किशोरावस्था 11 से 18 वर्ष तक। अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अधिगम सीखने तथा सिखाने की सतत प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो के अनुसार ज्ञान एवं अभिवृद्धि की प्राप्ति ही अधिगम है। वातावरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सामान्य रूप से वातावरण हमारे चारों ओर विद्यमान वह सभी वस्तुएं हैं जो कि हमें प्रभावित करती हैं। अगला प्रश्न है आपका, जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है जो इस प्रकार है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये आपका इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजे का पूछ लेता है जीन पियाजे की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है इन्होंने। स्मृति किसे कहते हैं? सीखे हुए ध्यान को धारण करना ही स्मृति है। कोहलर ने सीखने का कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने सीखने का कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। किसका है? थॉर्नडाइक। सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसका है? कोहलर का। पावलोव ने सीखने की कौन सी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? पावलोव का। स्किनर का सिद्धांत क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अवधान क्या है? चेतना का केंद्रीकरण ही अवधान है। बुद्धि परीक्षण क्या है? बुद्धि का मापन ही बुद्धि परीक्षण कहते हैं। अब आपको बुद्धि लब्धि का फार्मूला याद है कि नहीं? बुद्धि लब्धि का आप फार्मूला याद कर लीजिएगा, MA/CA × 100, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज × 100। चिंतन क्या है? चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी किसी विशिष्ट या लक्ष्य केंद्रित समस्या का समाधान करता है। तर्क से क्या तात्पर्य है? उद्देश्यों या लक्ष्यों को मन में रखकर क्रमानुसार चिंतन करना ही तर्क कहलाता है। कल्पना किसे कहते हैं? परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना कहलाता है। स्मृति जो एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता होती है के अंतर्गत होने वाली 4 प्रक्रियाओं के नाम बताइए। सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण और पहचान। क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा बॉक्स निर्माण किस विकास अवस्था में होता है? तो ये भाषा विकास की शैशवावस्था में होता है। अशिक्षित व्यक्ति बालकों के बुद्धिमापन किस परीक्षण से करते हैं? तो वो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से करते हैं। कोहलर ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया? तो कोहलर ने किसके ऊपर किया? वर्मानुस के ऊपर। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा था? तो इन्होंने कहा था किशोरावस्था को कि ये तूफानी अवस्था है। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था बताए हैं। हल ने सीखने का कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? प्रबलन का सिद्धांत। अगला प्रश्न है आपका, गुथरी का सीखने का सिद्धांत बताइए। समीपता का सिद्धांत,
संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है? तो ये जीन पियाजे का है। सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो वाइगोत्स्की ने किया है। वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है, उससे उसका लगाव हो जाता है, वो क्या कहलाता है? रुचि कहलाती है। अगला प्रश्न है आपका, जब बालक किसी तथ्य या कार्य को दूसरे बालक के तथ्य या कार्य को देखकर उसकी तरह सीखता है, तो ये सीखने की कौन सी विधि कहलाती है? निरीक्षण विधि कहलाती है आपका। अगला प्रश्न है, अन्य बातों के समान होने पर बालक कई बार अभ्यास करते करते कोई चीज़ सीख ले तो सीखने की यह विधि थॉर्नडाइक की किस विधि के अंतर्गत आती है? तो प्रयत्न एवं भूल विधि। अगला प्रश्न है आपका, जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है, ठीक, फिर उसी के सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता लार स्रावित करता है, यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने की भोजन दिए बिना ही कुत्ते का लार स्राव करना करके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो ये संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत आता है, पॉलप का सिद्धांत था ये। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन किन दो उप प्रक्रियाओं में किया है? पहला एसिमिलेशन, दूसरा एक्मेंडेशन। अगला प्रश्न है आपका, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था क्या कहलाती है? मूल संक्रियात्मक काल, कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड। अगला प्रश्न है, बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जीन पियाजे ने विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है आपका, गिलफोर्ड ने बुद्धि के त्रि-आयाम सिद्धांत के अंतर्गत किन तीन विधियों में मानसिक योग्यता को वर्गीकृत किया है? तो वह विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। युंग ने सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को किन किन वर्गों में वर्गीकृत किया है? युंग ने व्यक्तित्व को 3 भागों में वर्गीकृत किया है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ये मैंने आपको व्यक्तित्व वाले टॉपिक में पढ़ाया है यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से जाके पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। यहाँ से 1 नंबर और 2 नंबर दोनों में प्रश्न आएगा आपका, ठीक है। वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप से चिंतन किया जाता है क्या कहलाता है? वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप से चिंतन किया जाता है वो तर्क कहलाता है। बालकों की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होता है क्या कहलाता है? मानसिक स्वास्थ्य। सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है क्या कहलाती है? सीखने का वक्र। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अंतिम अवस्था किसे माना है? तो वो औपचारिक संक्रिया काल को। सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? तो ये गेस्टाल्ट सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सिगमंड फ्रॉयड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है? तो उसको क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। एक ऐसा उत्पादक चिंतन जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से संगठित या समायोजन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तर्क। बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरकों के नाम बताइए। भूख, प्यास, निद्रा, ये सब क्या होती हैं? बालक में जन्मजात पाई जाती हैं, ठीक है। प्राप्तांक, जो किसी प्रदत्त को 2 बराबर भागों में बांट देता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मध्यांक कहते हैं। अधिगम, धारणा, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? ये सब स्मृति के अंतर्गत आएंगी। संतुलन, इसका कोई एक उदाहरण देके समझाना है हमें, ठीक। भौतिक विज्ञान में संतुलन से अभिप्राय गतिहीनता से है। गति अनुपस्थिति बताता है, जबकि भौतिक विज्ञान में यह स्वयं गति की अनुपस्थिति को बताता है। अच्छा उदाहरण है, मांग की पूर्ति की शक्तियों द्वारा प्राप्त सबसे संतुलन है। बस ये हो गया आपका। यहाँ पे जितने भी आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न थे यहाँ पे होते हैं आपकी वो सब कंप्लीट, ठीक है। अब इतना आप पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा जितना मैंने पढ़ाया अति लघुत्तरीय प्रश्न। बस आज के लिए इतना ही। जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप लोग चले जाते हैं, वीडियो बस देख लेते हैं।
तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर जाइएगा। ऐसे ही हम डीएलएड से रिलेटेड और भी वीडियो अपने चैनल पे लेके आएंगे। बस आप ऐसे ही डीएलएड से रिलेटेड हम और भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे। आप लोग कहेंगे तो हम लघु उत्तरीय प्रश्न भी जो है सभी सीरीज के करा देंगे, ताकि आपको सीरीज भी ना खरीदनी पड़े। बस थैंक यू सो मच, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर जाइएगा।